चैप्टर 28 भविष्य। कार्लिसले और एडवर्ड इरिना को पकड़ने में सफल नहीं हो पाए थे, इससे पहले कि उसका निशान साउंड में गायब हो जाता। वे ये देखने के लिए दूसरे किनारे पर तैर गए थे कि क्या उसका निशान सीधी रेखा में है, लेकिन पूर्वी तट पर दोनों दिशाओं में मीलों तक उसका कोई पता नहीं था। ये सब मेरी गलती थी। जैसा कि एलिस ने देखा था, वह कुल लेंस के साथ शांति बनाने के लिए आई थी, लेकिन जेकब के साथ मेरी दोस्ती से नाराज हो गई। काश मैंने उसे पहले ही नोटिस कर लिया होता, जेकब के खत्म होने से पहले। काश हम कहीं और शिकार करने चले जाते। अब कुछ खास नहीं किया जा सकता था। कार्लिसले ने तान्या को निराशाजनक समाचार दिया था। तान्या और केट ने इरिना को तब से नहीं देखा था जब से उन्होंने मेरी शादी में आने का फैसला किया था, और वे इस बात से व्याकुल थे कि इरिना उनके इतने करीब आ गई थी और फिर भी घर वापस नहीं लौटी। उनके लिए अपनी बहन को खोना आसान नहीं था, चाहे ये अलगाव कितना भी अस्थायी क्यों न हो। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या इससे उन्हें कई शताब्दियों पहले अपनी मां को खोने की कठोर यादें ताज़ा हो गईं। एलिस इरिना के तत्काल भविष्य की कुछ झलकियां देख पाई, कुछ भी ठोस नहीं। जहां तक एलिस को पता था, वह डेनाली वापस नहीं जा रही थी। तस्वीर धुंधली थी। एलिस सिर्फ इतना देख पाई कि इरिना स्पष्ट रूप से परेशान थी। वह उत्तर की ओर बर्फ से ढके जंगल में भटक रही थी, पूर्व की ओर, एक हताश भाव के साथ। उसने अपने दिशाहीन शोक से परे किसी नए रास्ते के लिए कोई निर्णय नहीं लिया। दिन बीतते गए और, हालांकि मैं कुछ भी नहीं भूल पाया, इरिना और उसका दर्द मेरे दिमाग में पीछे रह गया। अब सोचने के लिए और भी महत्वपूर्ण चीजें थीं। मैं कुछ ही दिनों में इटली के लिए रवाना हो जाऊंगा। जब मैं वापस आऊंगा, तो हम सभी दक्षिण अमेरिका के लिए रवाना होंगे। हर विवरण पहले ही 100 से ज्यादा बार देखा जा चुका था। हम टिकुनास से शुरू करेंगे, उनकी किंवदंतियों का स्रोत तक जितना संभव हो सके पता लगाएंगे। अब जब ये स्वीकार कर लिया गया था कि जेकब हमारे साथ आएगा, तो वह योजनाओं में प्रमुखता से शामिल था। ये संभावना नहीं थी कि पिशाचों में विश्वास करने वाले लोग अपनी कहानियों के बारे में हम में से किसी से बात करेंगे। अगर हम टिकुनास के साथ ही समाप्त हो गए, तो शोध के लिए क्षेत्र में कई निकट संबंधी जनजातियां थीं। कार्लिसले के पास कुछ पुराने थे। अमेज़न में दोस्त, अगर हम उन्हें ढूंढ पाएं, तो उनके पास हमारे लिए भी जानकारी हो सकती है। या कम से कम ये सुझाव तो होगा कि हम जवाब के लिए और कहाँ जा सकते हैं। यह असंभव था कि तीनों अमेज़न पिशाचों का पिशाच संकर की किंवदंतियों से कोई लेना देना था, क्योंकि वे सभी महिलाएं थीं। ये जानने का कोई तरीका नहीं था कि हमारी खोज में कितना समय लगेगा। मैंने चार्ली को अभी तक लंबी यात्रा के बारे में नहीं बताया था, और एडवर्ड और कार्लिसले की चर्चा के दौरान मैं इस बारे में सोच रहा था कि उसे क्या बताऊं। उसे यह खबर कैसे बताऊं? मैं अंदर ही अंदर बहस करते हुए रेनेस्मी को देखता रहा। वह अब सोफे पर सिकुड़ी हुई थी, गहरी नींद के कारण उसकी सांसें धीमी चल रही थीं, उसके उलझे हुए बाल उसके चेहरे के चारों ओर बेतरतीब ढंग से फैले हुए थे। आमतौर पर, एडवर्ड और मैं उसे बिस्तर पर लिटाने के लिए वापस अपने कॉटेज में ले जाते थे, लेकिन आज रात हम परिवार के साथ रहे। वह और कार्लिसले अपनी योजना बनाने में व्यस्त थे। इस बीच एमिट और जेस पर शिकार की संभावनाओं की योजना बनाने के बारे में अधिक उत्साहित थे। अमेज़न ने हमारे सामान्य शिकार से अलग एक बदलाव की पेशकश की। उदाहरण के लिए, जगुआर और पैंथर। एमिट को एनाकोंडा के साथ कुश्ती करने का शौक था। एस्मे और रोजली योजना बना रहे थे कि वे क्या पैक करेंगे। जेकब सैम के पैक के साथ चला गया, अपनी अनुपस्थिति के लिए चीजों को तैयार कर रहा था। एलिस धीरे धीरे उसके लिए बड़े कमरे में घूमी, पहले से ही साफ सुथरी जगह को अनावश्यक रूप से साफ करती हुई, एस्मे की खूबसूरती से लटकी हुई मालाओं को सीधा करती हुई। वह इस समय कंसोल पर एस्मे के फूलदानों को फिर से केंद्रित करना। मैं देख सकता था कि उसका चेहरा कैसे बदल रहा था, फिर सचेत, फिर से सचेत कि वह भविष्य की तलाश कर रही थी। मैंने मान लिया कि वह जेकब और रेनेस्मी द्वारा उसके दर्शन में बनाए गए अंधे धब्बों के माध्यम से देखने की कोशिश कर रही थी कि दक्षिण अमेरिका में हमारे लिए क्या इंतजार कर रहा था, जब तक कि जेस्पर ने कहा, इसे जाने दो, एलिस, वो हमारी चिंता का विषय नहीं है,
और शांति का एक बादल चुपचाप और अदृश्य रूप से कमरे से होकर गुजरा। एलिस फिर से इरिना के बारे में चिंतित हो रही होगी। उसने जैस्पर की तरफ जीभ निकाली और फिर एक क्रिस्टल फूलदान उठाया जो सफ़ेद और लाल गुलाबों से भरा था और रसोई की तरफ मुड़ गई। सफ़ेद फूलों में से एक पर सिर्फ मुरझाने का हल्का सा संकेत था, लेकिन एलिस आज रात अपनी कमज़ोर दृष्टि को ध्यान में रखते हुए पूर्णता पर आमादा थी। रेनेस्मी को फिर से घूरते हुए, मैंने यह नहीं देखा कि फूलदान एलिस की उंगलियों से फिसल गया। मैंने केवल क्रिस्टल के पास से गुजरती हवा की फुसफुसाहट सुनी और मेरी आंखें समय पर जाग उठीं और मैंने देखा कि फूलदान रसोई के संगमरमर के फर्श के किनारे पर 10,000 हीरे के टुकड़ों में बिखर गया। हम लोग एकदम निश्चल थे, जबकि खंडित क्रिस्टल एक संगीतमय झनकार के साथ हर दिशा में उछल रहा था। सभी की नजरें एलिस की पीठ पर टिकी थीं। मेरा पहला अतार्किक विचार ये था कि एलिस हमारे साथ कोई मजाक कर रही थी। चूंकि एलिस के पास फूलदान को गलती से गिराने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए मैं खुद भी कमरे में दौड़कर फूलदान को पकड़ सकता था अगर मुझे यह न लगता कि वह उसे पकड़ लेगी। और यह उसकी उंगलियों से कैसे गिर सकता था? उसकी पूरी तरह से सुनिश्चित उंगलियां। मैंने कभी किसी पिशाच को गलती से कोई चीज गिराते नहीं देखा था, कभी नहीं। और फिर एलिस हमारी ओर मुंह करके खड़ी थी, इतनी तेजी से घूम रही थी कि ऐसा लग रहा था कि वह अस्तित्व में ही नहीं है। उसकी आंखें आधी यहाँ और आधी भविष्य पर टिकी हुई थीं, चौड़ी, घूरती हुई, उसके पतले चेहरे को भरती हुई जब तक कि वे उसे भर न दें। उसकी आंखों में देखना अंदर से कब्र से बाहर देखने जैसा था। मैं आतंक और में दफन हो गया था। उसकी निगाहों की निराशा और पीड़ा। मैंने एडवर्ड को हौंफते हुए सुना। यह एक टूटी हुई, आधी घुटी हुई आवाज थी। क्या? जैस्पर ने गुर्राते हुए कहा, एक धुंधली गति से उसकी तरफ छलांग लगाते हुए टूटे हुए क्रिस्टल को अपने पैरों के नीचे कुचल दिया। उसने उसके कंधों को पकड़ा और उसे जोर से हिलाया। वो उसके हाथों में चुपचाप हिलती हुई लग रही थी। क्या एलिस? एम्मेट मेरी परिधेय दृष्टि में आया। उसके दांत बाहर निकले हुए थे और उसकी आंखें खिड़की की ओर थीं, किसी हमले की आशंका से। एस्मे, कार्लिस्ले और रोज की ओर से केवल मौन था। वे भी मेरी तरह ही स्तब्ध थे। जैस्पर ने एलिस को फिर से हिलाया। यह क्या है? वे हमारे लिए आ रहे हैं, एलिस और एडवर्ड ने एक साथ फुसफुसाते हुए कहा, बिल्कुल तालमेल में। सभी मौन। एक बार मैं सबसे जल्दी समझ गया क्योंकि उनके शब्दों में कुछ ऐसा था जिसने मेरी दृष्टि को जगा दिया। ये केवल एक सपने की दूर की स्मृति थी, धुंधली, पारदर्शी, अस्पष्ट, जैसे कि मैं मोटी जाली के माध्यम से देख रहा था। मेरे सिर में मैंने अपनी ओर बढ़ती हुई काली रेखा देखी, मेरे आधे भूले हुए मानवीय दुर्स्वप्न का भूत। मैं उस ढकी हुई छवि में उनकी मानिक आंखों की चमक या उनके तीखे गीले दांतों की चमक नहीं देख सका, लेकिन मुझे पता था कि चमक कहाँ होनी चाहिए। उस दृश्य की स्मृति से भी अधिक प्रबल स्मृति उस कीमती वस्तु की रक्षा करने की तीव्र आवश्यकता की थी जो मेरे पीछे थी। मैं रेनेस्मी को अपनी बाहों में लेना चाहता था, उसे अपनी त्वचा और बालों के पीछे छिपाना चाहता था, उसे अदृश्य बनाना चाहता था। लेकिन मैं उसे देखने के लिए मुड़ भी नहीं सकता था। मुझे पत्थर जैसा नहीं बल्कि बर्फ जैसा महसूस हो रहा था। वैम्पायर के रूप में पुनर्जन्म लेने के बाद पहली बार मुझे ठंड लग रही थी। मुझे अपने डर की पुष्टि बमुश्किल सुनने को मिली। मुझे इसकी जरूरत नहीं थी, मैं पहले से ही जानता था। वोल्टुरी, एलिस कराह उठी। सभी, एडवर्ड ने उसी समय कराहते हुए कहा। क्यों? एलिस ने खुद से फुसफुसाया। कैसे? कब? एडवर्ड फुसफुसाया। क्यों? एस्मे ने प्रतिध्वनित किया। कब? जैस्पर ने बर्फ के टुकड़े जैसी आवाज में दोहराया। एलिस की आंखें नहीं झपकीं, लेकिन ऐसा लगा जैसे किसी घूंघट ने उन्हें ढाक लिया हो। वे पूरी तरह से खाली हो गईं। केवल उसका मुंह ही उसके डरावने भाव को थामे रहा। ज्यादा समय नहीं लगेगा, उसने और एडवर्ड ने एक साथ कहा। फिर वह अकेले में बोली, जंगल में बर्फ है, शहर में भी बर्फ है। 1 महीने से थोड़ा ज्यादा। क्यों? इस बार कार्लिस्ले ने ही पूछा। एस्मे ने जवाब दिया, उनके पास कोई कारण होगा, शायद देखने के लिए। ये बेला के बारे में नहीं है, एलिस ने खोखले स्वर में कहा। वे सभी आ रहे हैं, एरो, काइस, मार्कस,
गार्ड के सभी सदस्य, यहाँ तक कि पत्नियां भी। पत्नियां कभी भी टॉवर से बाहर नहीं निकलती, जेस्पर ने सपाट आवाज में उसका विरोध किया। कभी नहीं। दक्षिणी विद्रोह के दौरान भी नहीं। तब भी नहीं जब रोमानियाई लोगों ने उन्हें उखाड़ फेंकने की कोशिश की। तब भी नहीं जब वे अमर बच्चों का शिकार कर रहे थे। कभी नहीं। वे अब आ रहे हैं, एडवर्ड फुसफुसाया। लेकिन क्यों? कार्लिस्ले ने फिर कहा, हमने कुछ भी नहीं किया। और अगर हमने किया होता, तो हम ऐसा क्या कर सकते थे जिससे हम पर अत्याचार हो? हम में से बहुत से लोग हैं, एडवर्ड ने उदास होकर उत्तर दिया। वे ये सुनिश्चित करना चाहते होंगे कि। उसने बात पूरी नहीं की। इससे महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता। क्यों? मुझे लगा कि मैं कार्लिस्ले के सवाल का जवाब जानता हूँ, और फिर भी साथ ही मुझे नहीं भी पता था। मुझे यकीन था कि इसका कारण रानेस्मी ही थी। किसी तरह मुझे शुरू से ही पता था कि वे उसे लेने आएंगे। मेरे अवचेतन ने मुझे पहले ही चेतावनी दे दी थी कि मैं उसे ले जा रहा हूँ। अब यह अजीब तरह से अपेक्षित लग रहा था, जैसे कि मुझे हमेशा से पता था कि वोल्टुरी मुझसे मेरी खुशी छीनने आएगा। लेकिन फिर भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। वापस जाओ, एलिस, जेस्पर ने विनती की। ट्रिगर ढूंढो, खोजो। एलिस ने धीरे से अपना सिर हिलाया, उसके कंधे झुक गए। यह अचानक से आ गया, जेज। मैं उन्हें या हमें भी नहीं ढूंढ रही थी। मैं सिर्फ एरिना को ढूंढ रही थी। वो वहां नहीं थी जहां मैंने सोचा था कि वह होगी। एलिस चुप हो गई, उसकी आंखें फिर से भटक गईं। वो एक लंबे सेकंड के लिए कुछ भी नहीं देखती रही, और फिर उसका सिर झटके से ऊपर उठा, उसकी आंखें पत्थर की तरह सख्त हो गईं। मैंने एडवर्ड को अपनी सांस संभालते हुए सुना। उसने उनके पास जाने का फैसला किया, एलिस ने कहा। इरीना ने वोल्टुरी के पास जाने का फैसला किया, और फिर वे फैसला करेंगे। ऐसा लगता है जैसे वे उसका इंतजार कर रहे हैं, जैसे उनका फैसला पहले ही हो चुका था और बस उसका इंतजार कर रहे थे। जब हम इस बात को पचा रहे थे, तब फिर से सन्नाटा छा गया। इरिना वोल्टुरी को क्या बताएगी जिसके परिणामस्वरूप एलिस को भयावह दृश्य दिखाई देगा? क्या हम उसे रोक सकते हैं? जेस्पर ने पूछा। कोई रास्ता नहीं है। वो लगभग वहां पहुंच चुकी है। वह क्या कर रही है? कार्लिस्ले पूछ रहा था, लेकिन मैं अब चर्चा पर ध्यान नहीं दे रहा था। मेरा सारा ध्यान उस तस्वीर पर था जो मेरे दिमाग में बड़ी मेहनत से बन रही थी। मैंने इरिना को चट्टान पर खड़ी देखती हुई कल्पना की। उसने क्या देखा था? एक पिशाच और एक वेयरवुल्फ जो सबसे अच्छे दोस्त थे। मैं उस छवि पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, जो स्पष्ट रूप से उसकी प्रतिक्रिया को समझा सकती थी। लेकिन वह सब कुछ नहीं था जो उसने देखा था। उसने एक बच्चा भी देखा था, एक बेहद खूबसूरत बच्चा, जो गिरती बर्फ में इठला रहा था, जो स्पष्ट रूप से इंसान से कहीं ज्यादा था। इरीना, अनाथ बहनें। कार्लिस्ले ने कहा था कि वोल्टुरी के न्याय के कारण अपनी मां को खोने के कारण तान्या, केट और इरीना कानून के मामले में शुद्धतावादी बन गईं। अभी आधे मिनट पहले ही जेस्पर ने खुद ये शब्द कहे थे, तब भी नहीं जब वे अमर बच्चों का शिकार कर रहे थे। अमर बच्चे, अवर्णनीय अभिशाप, भयावह वर्जना। इरीना के अतीत को देखते हुए, उस दिन उसने संकीर्ण मैदान में जो कुछ देखा था, उसका कोई अन्य अर्थ कैसे लगा सकती थी? रेनेस्मी के दिल की धड़कन सुनने, उसके शरीर से निकलती गर्मी को महसूस करने के लिए हम इतने करीब नहीं थे। रेनेस्मी के गुलाबी गाल हमारी तरफ से एक चाल हो सकते थे, यह उसे पता था। आखिरकार कुलीन वेयरवुल्फ के साथ गठबंधन में थे। इरीना के दृष्टिकोण से शायद इसका मतलब था कि हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं था। इरीना बर्फीले जंगल में अपने हाथ मलती हुई आखिरकार लॉरेंट के लिए शोक नहीं मना रही थी, बल्कि जानती थी कि कलन को सौंपना उसका कर्तव्य था, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उनके साथ क्या होगा? जाहिर है कि सदियों की दोस्ती पर उसकी अंतरात्मा ने जीत हासिल कर ली थी, और इस तरह के उल्लंघन के प्रति वोल्टुरी की प्रतिक्रिया इतनी स्वचालित थी कि यह पहले से ही तय था। मैं पलटी और रेनेस्मी के सोते हुए शरीर पर लेट गई, उसे अपने बालों से ढक लिया और अपना चेहरा उसके बालों में छिपा लिया। उस दोपहर उसने जो कुछ देखा, उसके बारे में सोचो,
मैंने धीमी आवाज में कहा, और एम्मेट की बात बीच में ही रोक दी। जिस व्यक्ति ने अमर बच्चों के कारण अपनी मां खो दी हो, उसके लिए रेनेस्मी कैसे दिखेगी? सब कुछ फिर से शांत हो गया क्योंकि अन्य लोग भी वहीं पहुंच गए जहां मैं पहले से ही था। एक अमर बच्चा, कार्लिसले फुसफुसाया। मैंने महसूस किया कि एडवर्ड मेरे पास घुटनों के बल बैठा है और हम दोनों को अपनी बाहों में भर रहा है। लेकिन वह गलत है, मैंने कहा। रेनेस्मी उन दूसरे बच्चों की तरह नहीं है। वे जमे हुए थे, लेकिन वह हर दिन बहुत बड़ी होती जा रही है। वे नियंत्रण से बाहर थे, लेकिन वह कभी चाली या सू को चोट नहीं पहुंचाती या उन्हें ऐसी चीजें भी नहीं दिखाती जिससे वे परेशान हो जाएं। वह खुद को नियंत्रित कर सकती है। वह पहले से ही ज्यादातर वयस्कों से ज्यादा समझदार है। कोई कारण नहीं होगा। मैं बड़बड़ाता रहा, किसी के राहत भरी सांस छोड़ने का इंतजार करता रहा, कमरे में बर्फीले तनाव के शांत होने का इंतजार करता रहा क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि मैं सही था। कमरा बस ठंडा होता जा रहा था। आखिरकार मेरी धीमी आवाज खामोशी में बदल गई। बहुत देर तक कोई नहीं बोला। फिर एडवर्ड ने मेरे बालों में फुसफुसाते हुए कहा, यह ऐसा अपराध नहीं है जिसके लिए वे मुकदमा चलाते हैं, प्यार, उसने धीरे से कहा। इरो ने इरिना के विचारों में उसका सबूत देखा है। वे नष्ट करने के लिए आते हैं, तर्क करने के लिए नहीं। लेकिन वे गलत हैं, मैंने हठपूर्वक कहा। वे इस बात का इंतजार नहीं करेंगे कि हम उन्हें ये दिखा दें। उसकी आवाज़ अभी भी शांत, कोमल, मखमली थी, और फिर भी आवाज़ में दर्द और वीरानी अपरिहार्य थी। उसकी आवाज़ एलिस की आंखों की तरह थी, जैसे किसी कब्र के अंदर की आवाज़। हम क्या कर सकते हैं? मैंने पूछा। रेनेस्मी मेरी बाहों में बहुत गर्म और परिपूर्ण थी, शांति से सपने देख रही थी। मुझे रेनेस्मी की बढ़ती उम्र के बारे में बहुत चिंता थी कि वो केवल एक दशक से थोड़ा अधिक जीवन जी पाएगी। वह भय अब विडंबनापूर्ण लग रहा था। 1 महीने से थोड़ा अधिक। तो क्या यही सीमा थी? मुझे ज्यादातर लोगों से ज्यादा खुशी मिली थी। क्या कोई प्राकृतिक नियम था जो दुनिया में खुशी और दुख को बराबर हिस्सा देने की मांग करता था? क्या मेरी खुशी संतुलन को बिगाड़ रही थी? क्या 4 महीने ही मेरे पास थे? यह एम्मेट ही था जिसने मेरे आलंकारिक प्रश्न का उत्तर दिया। उन्होंने शांतिपूर्वक कहा, हम लड़ते हैं, हम जीत नहीं सकते, जेस्पर ने गुर्राते हुए कहा। मैं कल्पना कर सकता था कि उसका चेहरा कैसा दिखेगा, उसका शरीर एलिस के ऊपर सुरक्षात्मक ढंग से कैसे मुड़ेगा। ठीक है, हम भाग नहीं सकते। डेमेट्री के रहते तो बिल्कुल नहीं। एम्मेट ने घृणा भरी आवाज निकाली और मुझे सहज ही पता चल गया कि वह वोल्टुरी के ट्रैकर के विचार से नहीं बल्कि भागने के विचार से परेशान था। और मुझे नहीं पता कि हम जीत नहीं सकते, उसने कहा। विचार करने के लिए कुछ विकल्प हैं। हमें अकेले नहीं लड़ना है। ये सुनकर मेरा सिर अचानक उठा। हमें क्विलियूट्स को मौत की सजा देने की जरूरत नहीं है, एम्मेट। शांत रहो, बेला। उसका हाव भाव उस समय से अलग नहीं था जब वह एनाकोंडा से लड़ने के बारे में सोच रहा था। विनाश की धमकी भी एम्मेट के दृष्टिकोण, चुनौती का सामना करने की उसकी क्षमता को नहीं बदल सकी। मेरा मतलब झुंड से नहीं था। यथार्थवादी बनो। हालांकि क्या तुम्हें लगता है कि जेकब या सैम आक्रमण को नज़रअंदाज करने जा रहे हैं? भले ही यह नेस्सी के बारे में तो नहीं था। ये तो बताने की जरूरत नहीं कि इरिना की बदौलत एरो को अब हमारे और हमारे साथियों के बीच गठबंधन के बारे में भी पता चल गया है। लेकिन मैं अपने दूसरे दोस्तों के बारे में सोच रहा था। कार्लिसले ने फुसफुसाते हुए मुझसे कहा, अन्य मित्रों को हमें मृत्युदंड देने की आवश्यकता नहीं है। अरे, हम उन्हें फैसला करने देंगे, एम्मेट ने शांत स्वर में कहा। मैं यह नहीं कह रहा कि उन्हें हमारे साथ लड़ना है। मैं देख सकता था कि जब वह बोल रहा था तो उसके दिमाग में योजना बन रही थी। अगर वे हमारे साथ खड़े होते, बस इतनी देर के लिए कि वोल्टुरी हिचकिचाए। आखिरकार बेला सही है। अगर हम उन्हें रुकने और सुनने के लिए मजबूर कर सकें। हालांकि इससे लड़ाई का कोई कारण ही खत्म हो सकता है। अब एम्मेट के चेहरे पर एक मुस्कान की झलक थी। मुझे आश्चर्य हुआ कि अभी तक किसी ने उसे नहीं मारा था। मैं ऐसा करना चाहता था। हाँ, एस्मे ने उत्सुकता से कहा। ये बात सही है, एम्मेट।
हमें बस इतना चाहिए कि वोल्टुरी एक पल के लिए रुक जाए। बस इतना ही कि हम सुन सकें। हमें काफी सारे गवाहों की जरूरत होगी, रोसेली ने कठोरता से कहा, उसकी आवाज कांच की तरह भंगुर थी। एस्मे ने सहमति में सिर हिलाया, जैसे उसने रोज़ली के स्वर में व्यंग्य नहीं सुना हो। हम अपने दोस्तों से इतना तो पूछ ही सकते हैं, बस गवाही के लिए। हम उनके लिए ऐसा करेंगे, एम्मेट ने कहा। हमें उनसे ठीक से पूछना होगा, एलिस ने बड़बड़ाया। मैंने देखा कि उसकी आंखें फिर से एक अंधेरे शून्य में थीं। उन्हें बहुत सावधानी से दिखाना होगा। दिखाया? जेस्पर ने पूछा। एलिस और एडवर्ड दोनों ने रेनेस्मी की ओर देखा। फिर एलिस की आंखें चमक उठीं। तान्या का परिवार, उसने कहा। सियोभान की मंडली, अमुन की, कुछ खानाबदोश, निश्चित रूप से गैरेट और मैरी, शायद एलिस्टिया, पीटर और चार्लोट का क्या हुआ? जेस्पर ने आधे डर से पूछा, मानो उसे उम्मीद हो कि जवाब नहीं होगा और उसका बूढ़ा भाई आने वाले नरसंहार से बच जाएगा। शायद अमेजन, कार्लिस्ले ने पूछा। काचरी, जाफरीना और सेन्ना। एलिस पहले तो इतनी गहरी दृष्टि में थी कि जवाब नहीं दे सकी। अंततः वह कांप उठी और उसकी आंखें फिर से झपक उठीं। वर्तमान। उसने एक सेकंड के सबसे छोटे हिस्से के लिए कार्लिस्ले की नज़र से मुलाकात की और फिर नीचे देखा। मैं देख नहीं सकता। वह क्या था? एडवर्ड ने पूछा। उसकी फुसफुसाहट एक मांग थी। जंगल का वह हिस्सा। क्या हम उन्हें ढूंढने जा रहे हैं? मैं देख नहीं सकती, एलिस ने उसकी आंखों में आंखें डाले बिना दोहराया। एडवर्ड के चेहरे पर उलझन की एक झलक उभरी। हमें अलग होकर जल्दी करना होगा, इससे पहले कि बर्फ जमीन पर चिपक जाए। हमें जिन लोगों को भी पकड़ सकते हैं उन्हें इकट्ठा करना होगा और उन्हें यहाँ लाकर दिखाना होगा। वो फिर से ध्यान में आ गई। एलिएज़र से पूछो, इसमें सिर्फ एक अमर बच्चे से ज्यादा कुछ है। एलिस जब तक अपने ध्यान में थी, तब तक ये सन्नाटा एक और लंबे क्षण के लिए अशुभ था। जब ये खत्म हुआ तो उसने धीरे से पलकें झपकाईं। उसकी आंखें अजीब तरह से अपारदर्शी थीं, इस तथ्य के बावजूद कि वह स्पष्ट रूप से वर्तमान में थी। यहाँ बहुत कुछ है, हमें जल्दी करनी होगी, उसने फुसफुसाते हुए कहा। एलिस, एडवर्ड ने पूछा। ये बहुत तेज था, मैं समझ नहीं पाया। क्या था? मैं देख नहीं सकती। उसने उस पर पलटवार किया। जेकब लगभग आ ही गया है। रोसेली ने सामने के दरवाजे की ओर एक कदम बढ़ाया। मैं इससे निपट लूंगी। नहीं, उसे आने दो, एलिस ने जल्दी से कहा। हर शब्द के साथ उसकी आवाज ऊंची होती जा रही थी। उसने जेस्पर का हाथ पकड़ा और उसे पीछे के दरवाजे की ओर खींचने लगी। मैं नेसी से दूर रहकर भी बेहतर देखूंगी। मुझे जाना है। मुझे वास्तव में ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। मुझे वह सब कुछ देखना है जो मैं देख सकती हूँ। मुझे जाना है। चलो, जेस्पर, बर्बाद करने का कोई समय नहीं है। हम सभी सीढ़ियों पर जेकब की आवाज सुन सकते थे। एलिस ने अधीरता से जेस्पर का हाथ खींचा। वह जल्दी से उसके पीछे गया, उसकी आंखों में एडवर्ड की तरह ही भ्रम था। वे दरवाजे से बाहर निकलकर चांदी की रात में चले गए। जल्दी करो, उसने हमें वापस बुलाया। तुम्हें उन सभी को ढूंढना होगा। क्या ढूंढा? जेकब ने पूछा, अपने पीछे सामने का दरवाजा बंद करते हुए। एलिस कहाँ गई? किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। हम सब बस देखते रहे। जेकब ने अपने बालों से नमी झाड़ते हुए अपनी बाहें टी शर्ट की आस्तीन से बाहर निकाली। उसकी आंखें रेनेस्मी पर टिकी थीं। अरे, बेल्स, मुझे लगा कि तुम लोग अब तक घर चले गए होंगे। उसने आखिरकार मेरी तरफ देखा, पलकें झपकाईं और फिर घूरने लगा। मैंने उसके हाव भाव देखे, जब कमरे का माहौल आखिरकार उसे छू गया। उसने नीचे देखा, आंखें चौड़ी करके, फर्श पर गीले स्थान, बिखरे हुए गुलाब, क्रिस्टल के टुकड़ों पर। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। क्या? उसने स्पष्ट रूप से पूछा। क्या हुआ? मैं सोच नहीं पा रहा था कि शुरुआत कहाँ से करूं। किसी और को भी शब्द नहीं मिले। जेकब 3 लंबे कदमों में कमरे को पार कर गया और रेनेस्मी और मेरे बगल में घुटनों के बल बैठ गया। मैं उसके शरीर से गर्मी को महसूस कर सकता था क्योंकि कंपन उसकी बाहों से होते हुए उसके कांपते हाथों तक पहुंच रही थी। क्या वह ठीक है?
उसने पूछा, उसके माथे को छूते हुए, अपना सिर झुकाते हुए जैसे वो उसके दिल की धड़कन सुन रहा था। मेरे साथ खिलवाड़ मत करो, बेला, कृपया। रेनेस्मी को कुछ भी समस्या नहीं है, मैंने घुटते हुए कहा। शब्द अजीब जगहों पर टूट रहे थे। तो कौन? हम सभी, जेकब, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। और यह मेरी आवाज में भी था, कब्र के अंदर की आवाज। ये खत्म हो गया है। हम सभी को मौत की सजा सुनाई गई है।